Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। वंस अगेन मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ एक और माइनर टेस्ट का सॉल्यूशन, ओके बच्चों। आइए स्टार्ट करें माइनर टेस्ट 5 का सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 10 सेकंड। इफ वन वांट्स टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सेम सरफेस विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, द फोर्स रिक्वायर्ड इज, ओके बच्चों। 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु एक क्षैतिज सतह पर प्रारंभिक वेग 8 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, ओके। मास अपने को दे दिया है बच्चों, मास जो है वो दिया हुआ है बच्चों 1 kg, ओके। इनिशियल जो वेलोसिटी है u है, अपने को दे रखा है बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड, ओके बच्चों। और टाइम स्पेसिफिकली दे रखा है इसने 10 सेकंड के अंदर ये स्टॉप हो जाता है, ओके। तो u और t से अपन क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बच्चों? v इक्वल टू u प्लस at वाली इक्वेशन लगा करके। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a जो आएगा मेरे पास, v तो फाइनली खुद ये बोल रहा है कि भाई ये रेस्ट पे आ जाता है, तो जो रिटार्डेशन जो मिल रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है बच्चों? माइनस का साइन 8/10, ओके बच्चों, 0.8 माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस पर्टिकुलर क्या शो कर रहा है कि दिस एक्सेलरेशन विल एक्ट एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके बच्चों। दिस एक्सेलरेशन विल एक्ट एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका मैग्नीट्यूड जब आप लीजिएगा तो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में मेरे पास आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि इफ वन वांट्स टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सेम सरफेस विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, मींस कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करना चाहिए। पहले भी इसकी 8 थी, बाद में भी इसकी 8 ही रहे, तो इसका मींस क्या है? ये जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है कि आई थिंक कि फ्रिक्शन के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शन यहाँ जो रिटार्डेशन दे रहा है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 0.8, ओके। तो फ्रिक्शन के बराबर ही यदि मैं फोर्स लगाना चाहूंगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ma जो आपका रिटार्डेशन के प्रोड्यूस है 1 kg इंटू में 0.8, कितना आ जाएगा बच्चों? 0.8 न्यूटन। सेकेंड विल बी और आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, दर्शाए गए अनुसार 10 न्यूटन का एक ब्लॉक क्षैतिज सतह पर रखा हुआ ब्लॉक तथा सतह के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक
0.4 है, ठीक है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिले तो 10 न्यूटन दे रखा है अपने को, नॉर्मल कितना लगेगा, 10 न्यूटन ही लगेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 न्यूटन। ओके, अब आप बता रहा है ये एक बार गतिशील होने के पश्चात 4 न्यूटन का बल इसे समरूप गति करवाता है। समरूप गति मींस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ये मूव कर रहा है, ठीक है, 4 न्यूटन के बल के साथ में, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4 न्यूटन यहाँ पे भी। और ये जो अगला जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही बता रहा है ये, यदि ब्लॉक पर 3 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए, यदि मैं 3 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग, ये खुद एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। यदि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4 हो और आगे आपने 3 न्यूटन दिया हुआ हो तो ये एडजस्ट हो जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है बच्चों। और ये बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी और ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है, गति नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। थर्ड देखिए, 2 मासेस ए एंड बी दे रखे हैं मेरे को, पहले डायग्राम बना लें फटाफट। ये बी दे दिया, डायरेक्टली डायग्राम के अंदर मैं मासेस की वैल्यू ही लेके चल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए बी का मास कितना दे रखा है 5, इसका कितना दे रखा है 10, और ये अपने को निकालना है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है मेरे को, देखिए 0.2, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है स्टैटिक मैक्सिमम जो है, लिमिटिंग जो इसकी फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.2, ठीक है, इनटू में जी और इनटू में 10 + m, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, द मिनिमम मास m ऑफ सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग, मीन्स मूविंग से प्रिवेंट करना है, तो मीन्स ये बात जो करना चाह रहा है, ठीक है, ये क्या पूछना चाह रहा है मेरे से कि न्यूनतम द्रव्यमान यहाँ पे कितना रखें कि ये मूवमेंट करने से रुक जाए। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये t है तो ये यहाँ पे नीचे की तरफ कितना लगेगा 50, तो यहाँ पे आएगा t, ठीक है बच्चों, t = कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मिनिमम जो वैल्यू है, जो यहाँ पे इसने m अभी तक दिया नहीं है, ठीक है ना, तो ये जो Fs है ये मिनिमम यदि है 50 न्यूटन तो होना ही चाहिए, 50 न्यूटन तो होना ही इसको पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2 dg की वैल्यू रख देता हूँ, 10 + m, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो ये मूव थोड़ी करेगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मिनिमम तो इतना मुझे रखना ही पड़ेगा कि ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये मूव नहीं करेगा, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ये 25, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 25 - 10 = 15 kg, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चलें। A uniform rope of length L lies on a table. If the coefficient of friction is mu, then the maximum length L1 of part of this rope which can overhang from the edge of the table without sliding down. अब ये देखिए, ये चेन ले रखी है अपन ने, ठीक है, ये L1 पार्ट यहाँ पे हैंग कर रहा है और ये L - L1 पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और इसके बीच में म्यू जो है आपके फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है, घर्षण गुणांक का जो मान है वो अपने म्यू है, ठीक है, कांस्टेंट लेके दे रखा है इसने म्यू। अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल की रेट होगा, इस केस के लिए नॉर्मल की यदि बात करूँ तो नॉर्मल कितना होगा L - L1g, ठीक है बच्चों। तो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन कह सकते हैं उसको, तो म्यू इंटू में नॉर्मल L - L1g, ठीक है बच्चों। अब ये जो मान है इसका, ये मान यदि L1g के बराबर हो जाए, क्योंकि इसका जो मास है, मास जो आप लोगे, मास कितना लोगे, लैम्डा निकाल लोगे m/l, ठीक है। मास लगा के भी आप करते हो तो लेंथ के हिसाब से ही तो मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। यूनिफॉर्म रोप दे रखी है तो लेंथ के हिसाब से इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए मैं डायरेक्टली लेंथ लेके चल रहा हूँ। आप सोच रहे होगे लेंथ क्यों लेके चल रहे हैं आप, लेंथ में इसीलिए लेके चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यूनिफॉर्म रोप दे रखी है मीन्स पूरी की पूरी लंबाई के अंदर जो द्रव्यमान है वो एक समान रूप से वितरित है। अब आप यदि उसका 10 पार्ट लेके चलते हो तो बचा हुआ पार्ट कितना है 90, ठीक है। टोटल द्रव्यमान आप m लेके चल सकते हो, मास 100 लेके चल लो तो 10 वहाँ लटक रहा है और 90 ऊपर पड़ा है, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा ध्यान से, ये दोनों यदि बराबर हो जाएं, Fs ये दोनों बराबर कर दिए मैंने। अब यहाँ म्यू L - L1 = L1, ठीक है बच्चों। अब L1 वाला पार्ट उधर ले जाओ, तो म्यू L = म्यू + 1 L1, ओके बच्चों। तो यहाँ से L1 कितना आ जाएगा, म्यू L अपॉन में म्यू + 1, म्यू L अपॉन में म्यू + 1 या फिर 1 + म्यू, जैसा कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। थर्ड विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद द स्पीड v0 इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स इज म्यू, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज। अब देखिएगा ध्यान से, यदि कोई कार चल रही हो v0 स्पीड से, तो पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू में नॉर्मल, लेट अज्यूम इसका मास क्या है m, ठीक है। ये तो क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू आई है। यदि यहाँ पे मैं रिटार्डेशन प्रोड्यूस देखना चाहूँ कि कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, म्यू नॉर्मल अपॉन में जी, सॉरी म्यू नॉर्मल अपॉन में m, ठीक है, म्यू नॉर्मल अपॉन में m। और यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल में जैसे ही मैं m रखूँगा, m से m कैंसिल आउट, तो बेसिकली जो रिटार्डेशन जो मेरे को मिल रहा है मैग्नीट्यूड फॉर्म में वो कितना है, म्यू जी। अब डायरेक्टली v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 2as। s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली v0 का स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू जी। कितना आ जाएगा, v0 का स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू जी। तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। सेकंड देखिए, ए व्हीकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड, मोमेंटम p, ठीक है, मोमेंटम p दे रखा है मेरे को। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज म्यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, एकदम इजी। अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस अपन ने निकाली है कि v0 स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू जी, यही तो निकाली है, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम दे रखा है मेरे को, मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, mv, ठीक है, और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो mv नॉट ले लीजिए। तो v नॉट यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, p बाय m आएगा या नहीं आएगा, उसको उठा के यहाँ पुट कर दो। तो p स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू जी, m स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चले। ए बॉडी जस्ट टेक ट्वाइस द टाइम एज लॉन्ग एज टू स्लाइड डाउन ए plane inclined at 30 degree to the horizontal as if the plane were frictionless. The coefficient of friction between the body and the plane is, ऐसा कभी भी फॉर्मूला आए, ठीक है, ऐसा कभी भी फॉर्म बने, या फिर इसका फॉर्मूला जो है डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं tan थीटा 1 - 1 बाय n स्क्वायर। ये क्या है, n क्या है, टाइम्स है, मतलब कितने टाइम्स आपको दे रखा है, वो n टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है ना, जैसे ट्वाइस द टाइम, ज़्यादा टाइम ले रहा है ये, तो ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए tan 30 डिग्री 1 - 1 बाय कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, ट्वाइस। तो tan 30 डिग्री आई थिंक आ जाएगा 1/√3, ठीक है बच्चों, 1 - 1 बाय 4 ही आ जाएगा 3/4। तो 3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 वाला, तो कितना बचेगा, √3/4 विल बी योर आंसर। आगे चले। ए हैवी बॉक्स इज सॉलिड अक्रॉस ए रफ floor with the initial speed of 4 meter per second, is stopped just moving after 8 seconds. If the average resisting force of friction is 10 Newton, the mass of the box is, okay बच्चों। अब देखिए वापस इनिशियल स्पीड अपने को दे रखी है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्टॉप मूविंग आफ्टर 8 सेकेंड, टाइम अपने को कितना दे रखा है, 8 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4/8, तो आई थिंक ये आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिएगा द एवरेज रेसिस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन से जो रेसिस्टिंग फोर्स आ रहा है, प्रतिरोधक बल आ रहा है, वो जो औसत मान है उसका दे रखा है अपने को 10 न्यूटन। तो आई थिंक 10 न्यूटन जो है, क्या वो ये नहीं दे रखा क्या, m इंटू में 1/2, क्योंकि रिटार्डेशन तो पीछे की तरफ लग रहा है भाई, ठीक है, रिटार्डेशन पीछे की तरफ लग रहा है, ये इसके पास 4 मीटर पर सेकेंड है, और ये एक्सेलरेशन लग रहा है ma पीछे की तरफ, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन बी सेड एज रिटार्डेशन। m इज इक्वल टू 10 इंटू में 2, कितना आ जाएगा बच्चों, 20 kg। तो सेकेंड विल बी योर आंसर। 9th नंबर देखिए, इफ ए ब्लॉक मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री with a velocity of 5 meter per second, stop after 0.5 second, then coefficient of friction will be nearly। अब देखिए सबसे पहले वापस वही, u मेरे को दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम मेरे को दे रखा है 0.5, ठीक है बच्चों। तो रिटार्डेशन जो होगा उसकी जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन में 0.5, कितनी आ जाएगी बच्चों, आई थिंक ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, ये मूविंग अपवर्ड जा रहा है ये, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिटार्डेशन बनेगा वो g sin थीटा भी आएगा नीचे की तरफ, ठीक है बच्चों, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी आएगा। तो फ्रिक्शन को यहाँ डिनोट करूँगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं ही डिनोट कर देता हूँ, नीचे की तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा,
म्यू जी साइन थीटा डायरेक्टली, सॉरी म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली मैं यहाँ सिंपल रिटार्डेशन ही लिख रहा हूँ, मास नहीं लेके चल रहा हूँ, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसकी जो वैल्यू है दोनों के सम की वो किसके बराबर होनी चाहिए, 10 के। ठीक है, अब देखिए म्यू जी कॉस 30 डिग्री प्लस में जी साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, 10 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो म्यू इंटू में 10, तो 10 से तो 10 सारे ये उड़ा दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, √3/2 प्लस में 1/2 इक्वल टू 1, 2 उधर ले जाओ। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली 2 उधर ले जाओ, तो 2 उधर ले जाने के बाद में ये 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन कर देता हूँ, यदि 2 आप उधर लेके जाओगे तो इक्वेशन आएगी 2 - 1, तो म्यू आ जाएगा 1/√3, तो ये लगभग 0.567 के आसपास आता है, तो 5 के आगे भी 6 के समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली अपन 0.6 कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अपन 0.6 कह पाएंगे। ठीक है, सेकंड विल बी योर आंसर। 10 नंबर देखिए, डायरेक्टली विश्राम कोण के बारे में बात कर रहा है ये, तो मैं क्या लिख दूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू कितना दे रखा है, √3, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एकदम इजी क्वेश्चन था भाई। आगे चले, ये देखिए एम ब्लॉक का मास दिया हुआ है, ये P मेरे पास, ये 30 डिग्री, तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो आ जाएगा कितना, P/2, और ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ मेरे पास कितना आ जाएगा, P sin 30, सॉरी ये √3 आएगा। ठीक है बच्चों, √3 P/2, P cos 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा P/2, इस तरफ आएगा नॉर्मल, इस तरफ आएगा mg, और इधर इसने बोल ही रखा है फ्रिक्शन जो होगा म्यू की वैल्यू है म्यू इंटू में नॉर्मल। ये पूछ क्या रहा है अपने से, लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस ले रहा है, तो म्यू इंटू नॉर्मल ही करना है, स्टैटिक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, नॉर्मल की जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो नॉर्मल प्लस P/2 इक्वल टू mg। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर आप ये इक्वेशन बार बार क्यों लिख देते हो, क्योंकि बच्चों देखो इस तरफ जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर यदि एक्सेलरेशन ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन के केस के लिए ये जो आपके ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है, ये ओनली हॉरिजॉन्टल के अंदर मोशन कर सकता है। यदि मैं इक्विलिब्रियम में लूँ तो दोनों फोर्सेस को बराबर लिख सकता हूँ, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल में डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो एन यहाँ कितना आ जाएगा mg माइनस P/2। ठीक है, इसको उठा करके यहाँ रख दो, Fs कितना आ जाएगा, म्यू इंटू में mg माइनस P/2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आगे चले, ए लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूव कर रही है बेटा लिफ्ट जी से, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब आप खुद ध्यान दीजिए, मैंने आपको बार बार बताया है इस चीज़ को कि अब पूरे लिफ्ट के अंदर ब्लॉक की स्टडी करनी है, तो अपने को इसके अंदर जाके बैठना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर जाऊंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऊपर की तरफ क्या मिलने लग जाएगा, जी, नीचे की तरफ जी मिल ही रहा था, ये दोनों के दोनों जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या प्राप्त होगा, 0, क्योंकि नॉर्मली क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चले, अब देखिए ये ब्लॉक हो गया आपका। ठीक है, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक। ठीक है बच्चों, और यहाँ आपने लग रहा है एफ, यहाँ पर्टिकुलर ये दीवार से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कितना क्रिएट होगा, टेंशन। तो जब अपन इसको खींचेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, जो इन ए और बी ब्लॉक्स के बीच में वो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसको मैं ले लेता हूँ F1, तो F1 इस तरफ लगेगा और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 भी लगेगा। बात समझ में आ रही है। ए की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 100 kg, तो ये जो ब्लॉक है ये 100 kg का है, ये ब्लॉक है 200 kg का। बात समझ में आ रही है। तो F1 की जब मैं वैल्यू लेता हूँ, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो म्यू दे रखा है मुझे कितना दे रखा है बच्चों, 0.2, और ये वाली सरफेस के बीच में मुझे म्यू कितना दे रखा है, 0.3। ठीक है बच्चों, तो F1 क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू में 100 इंटू में 10, 1000 कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन। और F2 की यदि आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो 0.3 इंटू में, देखिए ध्यान से, 200 एंड 100 पूरा का पूरा नॉर्मल क्रिएट होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 900 न्यूटन। तो फोर्स जो है अपने पास वो बराबर किसके होगा, F1 प्लस F2, कितना आ जाएगा, 200 प्लस 900, कितना आ जाएगा बच्चों, 1100 न्यूटन। ठीक है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन इन बी। ठीक है, ये वाला बोल रखा है, आप देखिएगा ध्यान से,
ये लिमिटिंग केस आ गया। अब इसके अंदर 0.001% भी यदि आप आगे ले मतलब फोर्स इंक्रीज कर देते तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा लिमिटिंग केस की चर्चा अपन करते हैं फिजिक्स के अंदर। मिनिमम इतना चाहिए। अब इसके अंदर 0.000 पॉइंट आप कुछ भी ले लीजिए, यदि आप 1100.003 भी कर देते हो तो भी ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ठीक है। इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सो नॉट चेंज, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इफ द नॉर्मल फोर्स, यदि अभिलंब प्रतिक्रिया बल को दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक चेंज नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट रहता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस अपन बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है। वो आपके जो सतह कांटेक्ट में आ रही है, संपर्क में आ रही है, उस सतह का गुण है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। हाँ, फ्रिक्शन की बात यदि करते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात यदि करते हो तो वो चेंज हो सकता है, क्योंकि फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इनटू नॉर्मल। आगे चलिए, ये दे रखा भी, एक ब्लॉक दे दिया आपको, वापस ब्लॉक दे दिया, बी से मूव कर रहा है, नीचे की तरफ क्या लगेगा? जी साइन थीटा। रिटार्डेशन ही पूछना चाह रहा है अपने से, तो वापस अपने को यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रिटार्डेशन क्या लग जाएगा इसके अंदर? ये दोनों मैंने जी साइन थीटा एंड म्यू जी कॉस थीटा रिटार्डेशन फॉर्म में ही, मतलब एक्सेलरेशन फॉर्म में ही लिखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पीछे की तरफ लगेंगे इसके अंदर। तो मैं क्या लिख दूँ? जी एंगल कितना है? 45 डिग्री, तो 1/√2, ठीक है, प्लस के अंदर म्यू इंटू में जी इंटू में 1/√2, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 0.5, ठीक है। म्यू की वैल्यू ये तो आ जाएगा 10/√2, प्लस में ये आ रहा है 0.5, तो ये 5/√2, ठीक है बच्चों। तो आंसर टोटल कितना हो जाएगा? 15/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चलें। इफ ए पर्सन इज रनिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस देन टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज वर्किंग बिटवीन फीट एंड द सरफेस। अब ध्यान दीजिएगा, आपका फीट यदि इसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, ये आपका फीट हो गया, ये फीट यदि आपका कांटेक्ट में आ रहा है तो एट ए टाइम के अंदर ये फीट आपका मूविंग में नहीं है। आप जब आप ये कांटेक्ट में रख रहे हो, यदि ये मूविंग करेगा तो आप स्लिप कर जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा फ्रिक्शन करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण ही काम करेगा यहाँ पे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्थैतिक घर्षण ही काम करेगा। आप ध्यान दीजिए, कभी भी आप चलते हो तो आपका फीट जो होता है, आप आगे मूव करते हो, फीट आपका पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है ना। तो कांटेक्ट आपका बनना जरूरी है वहाँ पे, और आपके पाँव और सरफेस के अंदर रिलेटिव मोशन एग्जैक्टली कहते हैं ना कि भाई एकदम अपने जो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लेके चल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि यदि काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया तो आप चल ही नहीं पाओगे। तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है, स्थैतिक घर्षण है, वो यहाँ अपना रोल प्ले करेगा। तो सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चले बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन। यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, वो लटका हुआ है भाई, ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब क्या कंडीशन पूछी है अपने से? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द बोर्ड शुड बी, ठीक है। अब देखिएगा, अब वापस वही चीज़ है, ये अपने बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड को एक्सेलरेशन दे रखा है, लेकिन अपने को स्टडी किसकी करनी है? इसकी स्टडी करनी है। तो इसको मैं जब इनिशियल फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 kg वाले पर अंदर की तरफ शूडो एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसका मैं नाम ले लेता हूँ ए, ठीक है। तो 2a जो है ये बल इस तरफ लग रहा है, यही बल कैसे काउंट करेगा? नॉर्मल की तरह काउंट होगा, और फ्रिक्शन जो आपका आएगा वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू इंटू में नॉर्मल, तो म्यू इंटू में 2 इंटू में ए, ठीक है। और नीचे की तरफ बच्चों क्या लग रहा है? 2g। बात समझ में आ रही है? तो म्यू इंटू में 2a, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 2g, 2 से 2 कैंसिल आउट, म्यू इज इक्वल टू g/a। ये क्या है? दैट इज लिमिटिंग कंडीशन, ये सीमांत कंडीशन है बच्चों, ठीक है। तो म्यू की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए g/a से, कम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? म्यू की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए g/a से। फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चलें। इफ इन ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज चेंज फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 3000 एंगस्ट्रॉम, देन चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, ठीक है। अब अपन डायरेक्टली ई से रिलेट करते हैं, ठीक है बच्चों, डायरेक्टली ई से काउंट कर दीजिए। वैसे इक्वेशन क्या होती है? ई आप यदि लेके चलते हो तो आपके एनर्जी जो होती है वो इंसिडेंट
माइनस में ई फाई, ठीक है। इसको आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लेमडा इंसिडेंट माइनस में फाई। फाई यहाँ पे क्या होगा, कार्यफलन, ठीक है बच्चों। तो कार्यफलन तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्टली इसके कारण चेंज देखना चाहता हूँ, तो मैं E1 ले लेता हूँ। E1 वाला जो केस कितना है 12,400 अपॉन में 4,000, ठीक है बच्चों। 2 0 से 2 0 उड़ाओ, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर जो इंसिडेंट के अंदर जो चेंज करवा रहा हूँ मैं, वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज काउंट होगा। E2 देखिए आप 400 अपॉन में 3000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों, 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब E2 माइनस E1 कर दीजिए डायरेक्टली। E2 माइनस E1 आई थिंक 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.03 वोल्ट। 1.03 वोल्ट विल बी योर आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय ए 24 वॉट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength 6600 एंगस्ट्रॉम assuming 3% efficiency for photoelectric effect, ठीक है। एफिशिएंसी इसने दे रखी है 3%, ठीक है बच्चों। अब देखिए नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ फोटोन देखिए 24 वॉट फोटोन पर सेकंड निकाल रहा हूँ मैं, सारा का सारा क्वांटिटी है, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो 24 वॉट अपॉन में जो एक इंडिविजुअल की एनर्जी है वो कितनी है, एच सी इंटू में लेमडा, ठीक है बच्चों। मतलब एच सी बाय लेमडा एनर्जी है, तो वॉट्स अपने एनर्जी को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड मेरे पास मिल गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने निकलेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है टोटल है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कितनी है होने की, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होने की एफिशिएंसी मतलब दक्षता कितनी है 3%। तो 3/100 इंटू में 24 इंटू में लेमडा बाय एच सी, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3/100 इंटू 24, अब देखिए 6600 इंटू में 10 टू की पावर -10, ठीक है बच्चों। ये 6.6 से 10 टू की पावर -34 इंटू में 3 इंटू 10 टू की पावर 8, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 20 इंटू 10 टू की पावर 17 जो है वो आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। 24 इंटू 10 टू की पावर 17 आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे चलें बच्चों, चलिए। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वीक इंटेंसिटी रेडिएशन इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले तो बात सीधी सी ये है कि इंटेंसिटी से इफेक्ट क्या आता है, ठीक है। इंटेंसिटी से बच्चों नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टेड होते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करती है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी फास्टेस्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी काइनेटिक एनर्जी फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर निरोधी विभव का मान इस केस के लिए कितना आएगा वो डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी। तो अपन बेसिकली चेंज किस में कर रहे हैं, वीक इंटेंसिटी कर दिया स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की जगह, ठीक है। तो इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। यदि अपन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलने वाले हैं वो रिड्यूस होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि रिड्यूस होंगे तो करंट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट आएगा। तो सैचुरेशन जो करंट होती है, जो आइडियल स्टेडी स्टेट के अंदर जो करंट होती है, उसका मान घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे चले। ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 2 to 5 वोल्ट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, ये पीपीटी पहले तैयार हो गई, ये 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पिकोमीटर, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर पिकोमीटर कर लीजिए, ये डायरेक्टली 1 पिकोमीटर, 2 पिकोमीटर, 3 पिकोमीटर एंड 4 पिकोमीटर है बच्चों, ठीक है, ये पिकोमीटर, ठीक है। ये भी कर देता हूँ मैं,
ये पिको, ये भी पिको, ये भी पिको, कोई नहीं, ओके ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन के लिए क्या पूछ रहा है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू पूछ रहा है प्रोटॉन के लिए। तो वेवलेंथ यदि निकालनी है एंगस्ट्रॉम के अंदर मेरे पास आएगी वैल्यू, ठीक है। तो 0.286 अपॉन में रूट वी, तो 0.286 अपॉन में रूट 225, तो यहाँ 0.286 अपॉन में 15, ठीक है बच्चों। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.019 के समथिंग, 194 के समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये किस में आ रहा है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, ठीक है। अब जब आप 2 पॉइंट और इधर लीजिएगा तो आपके पास 1.94 पिकोमीटर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 1.94 अप्रॉक्सीमेटली मैं लेके चल सकता हूँ 2 पिकोमीटर के लिए, ठीक है। आगे चल, आप यदि फोटोन मतलब सेम एनर्जी लेवल ले रहे हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि एनर्जी ऑफ फोटोन में लेके चल रहा हूँ तो मैं लेके चलूँगा hc/λ, तो लैम्डा ऑफ फोटोन मेरे पास कितना आ जाएगा, या फिर इन सारे को E के बराबर मान लो, ठीक है। तो ये भी E के बराबर आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों hc/E। तो ये तो आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाह रहा हूँ, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएगा h अपॉन में √2me, ठीक है, √2me ये मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे को दोनों इक्वेशंस को क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है मेरे को, दोनों बच्चों को इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो क्या पूछा है मेरे से, लैम्डा फोटोन अपॉन में लैम्डा इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा फोटोन अपॉन में लैम्डा इलेक्ट्रॉन आप जैसे ही कीजिएगा डिवाइड इसको, तो C तो यहाँ बाहर आ जाएगा, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक √E से एक ये जो यहाँ पे E है इसका एक √E कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई थिंक ये ऊपर जाएगा, तो 2m/E मेरे पास बचेगा। बात समझ में आ गई बच्चों, तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चलें, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सो दैट इज मोमेंटम बिकम इक्वल टू दैट ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वे अपने मोमेंटम इक्वल करना है, तो मोमेंटम जो है P इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में V, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H अपॉन में लैम्डा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी निकालना है, तो H अपॉन में लैम्डा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो H कितना है 6/6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में लैम्डा 5200 इंटू में 10⁻⁻10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9×10⁻31, ठीक है बच्चों। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 1400 मीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर, गेट करोगे आप, ठीक है। थर्ड विल बी योर आंसर। आगे चलें, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इज ग्राउंड स्टेट इज -13.6, ठीक है बच्चों। द एनर्जी ऑफ द लेवल कोरस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 5। अब देखिएगा E डैश निकालना है मेरे को, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में n स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 25, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपके पास माइनस में 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, E डैश, ठीक है बच्चों। आगे चले, if the electron in hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit, the wavelength of the emitted radiation will be, तो 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू R, ठीक है, n फाइनल माइनस n इनिशियल, ठीक है बच्चों। R 1 अपॉन में n फाइनल, ठीक है बच्चों, n फाइनल का स्क्वायर होगा, तो किस में से किस में कूद रहा है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, जम्प फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये R 1/4 माइनस 1/9, तो आई थिंक ये आ जाएगा 5/36, तो ये है 1 अपॉन में लैम्डा, ठीक है बच्चों। तो लैम्डा कितना आ जाएगा 36/5R, फर्स्ट विल बी योर आंसर। 27, when an electron is excited to nth energy state in hydrogen atom, the possible number of spectral lines are, इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला है बच्चों, n-1/2, ठीक है। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n² - n/2, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल जो रेखाएं हैं उनकी संख्या, ठीक है, उनकी संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला है।
यदि nth एनर्जी स्टेट तक वो इलेक्ट्रॉन जाए। बात समझ में आ रही है? याद कीजिए वो वाला क्वेश्चन, भाई ये थर्ड तक पहुंच गया मान लीजिए, ठीक है ना, ये ग्राउंड हो गया, थर्ड तक पहुंच गया, तो अब ये यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है डायरेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी जाए और यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। तो जितनी स्पेक्ट्रल रेखाएं बनती हैं उनका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, n(n-1/2). विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइन इन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, विजिबल एंड इंफ्रारेड। तो ब्रैकेट, पार्शियल एंड प्रेफरेंट, थर्ड विल बी योर आंसर। आगे चलिए 29, यूजिंग बोर फॉर्मूला फॉर एनर्जी क्वांटाइजेशन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस प्लस एटम इज। आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है बच्चों, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो आप एनर्जी से ही इसको रिलेट कीजिएगा, ठीक है। एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में Z²/n², ठीक है। ग्राउंड स्टेट है तो n² जो वैल्यू है ये n² n की जगह 1 आएगा, लेकिन Z क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9, तो ये लगभग -122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। ये क्या आ रही है, एनर्जी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे को पता है आपको वोल्टेज की फॉर्म में निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, तो 122 वोल्ट आपका आंसर। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। टोटल एनर्जी दे रखी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी, सॉरी, देखिए टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपके पर्टिकुलर 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपके बराबर, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आपके बराबर होती है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। किस में बराबर होती है, टोटल एनर्जी किस में आती है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बराबर होती है। तो टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, 13.6, तो काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने बोला क्यों, अब ध्यान से देखिए, 2 टाइम्स है कितना, -13.6 का, ठीक है। तो 2 टाइम्स -13.6 माइनस में 13.6, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 13.6। और ये माइनस में आने का रीज़न क्या है, क्योंकि माइनस में आने का जो अपने टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का सेंस क्या बनता है कि ये बाइंडिंग स्टेट में है, ठीक है, ये बाउंड हुआ हुआ है, ये बाइंडिंग स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज in hydrogen spectrum is lambda. Calculate the wavelength of first member of Lyman series in the same spectrum, ठीक है। बार्मर सीरीज बोल रहा है, ये फर्स्ट मेंबर बोल रहा है 3 to 2 में आना है इसको, ठीक है बच्चों। ये लेके चल रहा है लैम्डा इक्वल टू r। बार्मर सीरीज की फर्स्ट तो 3 से 2, तो 1/4 माइनस 1/9 डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5r/36, ठीक है बच्चों। अब ये पूछ रहा है कि भाई इसकी लैम्डा कितनी होगी इसके फॉर्म के अंदर, तो मेरे को कुछ नहीं करना, डायरेक्टली मेरे को डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फाइनल जो आएगा वो तो 1 में ही आएगा, लेकिन ये आएगा 1/4, ठीक है बच्चों। इसमें आ जाएगा 1/4। अब देखिए, तो ये r4, क्योंकि फाइनल ये आ रहा है, ये आएगा 2 से 1 में, ठीक है, और ये आ रहा है 3 से 2 में। अब ये आपके आ जाएगा 3/4, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो लैम्डा डैश लैम्डा, ठीक है, r से r कट जाएगा, तो 5/36 इंटू में 4/3, ठीक है बच्चों। 4 से 9, 5/27, ठीक है, 5/27, तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, 5 λ/27, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। 32, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 आवर, ठीक है, 2 आवर हाफ लाइफ है, एमिट्स रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी विच इज 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ लेवल। तो परमिसिबल सेफ लेवल मीन्स सुरक्षित जो स्तर है जिसके ऊपर अपन किसी सब्सटेंस में या फिर प्रयोगशाला के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, उस लेवल से 64 गुना अधिक तीव्रता का ये रेडिएशन दे रहा है अभी, ठीक है। तो अपने को बेसिकली कैलकुलेट करना है कि वे कितने हाफ लाइफ अपने को निकालने पड़ेंगे इसके अंदर सेफ लाइफ, मतलब सेफ लेवल के ऊपर काम करने के लिए कितने हाफ लाइफ में निकालूंगा इसके, ठीक है।
तो आप देखिए 64 आई थिंक 2 की पावर 6 के अंदर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली मैं जो करना चाह रहा हूँ n0 1/2 की पावर 6, ठीक है। तो मतलब जब ये 6 हाफ लाइफ इसकी हो जाएगी तब इसके ऊपर काम करना एकदम इजी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तब इसके ऊपर काम करना इजी है। तो 6 हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ कितनी है 2 का, तो कितना आ जाएगा 12 आवर। ये कितना आ जाएगा टोटल टाइम ड्यूरेशन है, कुल समय है कि इतने समय बाद में अपन इसके ऊपर सेफ लेवल के हिसाब से काम कर सकते हैं। आगे चलें, गामा डीके अकर्स व्हेन, ठीक है। गामा डीके के बारे में पूछा है अपने से, तो गामा डीके डायरेक्टली एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। गामा डीके सिर्फ इसी में होगा। अब इसके अंदर यहाँ जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर ये जो ऑप्शन है इसकी जगह ऑप्शन क्या करना है आपको, क्योंकि पेयर एनिलेशन के अंदर भी 2 गामा पार्टिकल निकलते हैं, लेकिन गामा डीके जो होता है वो न्यूक्लियस से होता है। वो एनर्जी जो होता है पूरे न्यूक्लियस जो पूरा का पूरा न्यूक्लियाई जो है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो है वो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जब होता है, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तब गामा पार्टिकल निकलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनने के अंदर जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जो एनर्जी बन रही है। नहीं तो फर्स्ट एंड जो थर्ड है उसके अंदर मतलब कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, ठीक है। तो थर्ड विल बी योर आंसर, नाभिक के वी उत्तेजन के कारण। द सैंपल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 10⁶ न्यूक्लियर, इस हाफ लाइफ इज 20 सेकेंड, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डेट विल बी लेफ्ट आफ्टर 10 सेकेंड इज, ठीक है बच्चों। इसकी हाफ लाइफ कितनी है बच्चों, हाफ लाइफ है इसकी 20 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद में कितने आपके एलिमेंट इसके अंदर बचेंगे। अब देखिए आप ध्यान से, हाफ लाइफ है इसकी 20 सेकेंड, ठीक है बच्चों, ठीक है। और टाइम जो अपने को दे रखा है वो टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो हाफ लाइफ का मतलब ये जो 10 सेकेंड है ये 1/2 है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँ, n = n0 1/2, यहाँ पे n हाफ लाइफ लिखता हूँ, वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 1/2, तो n0/√2 मेरे पास आ जाएगा। n0 मेरे पास कितना था बच्चों 10⁶/√2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7 × 10⁵ आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलें, न्यूट्रिनो इज ए पार्टिकल। न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास आवेश नहीं होता, चार्ज नहीं होता, लेकिन स्पिन होती है। तो सेकेंड विल बी योर आंसर, ठीक है। 36 हैवी वाटर इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज ऑर्डिनरी वाटर, अब देखिए, कैन नॉट स्लो डाउन न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे ऑब्जर्व होता है उसका रीजन ये है, देखिए आप, जैसे जो ऑर्डिनरी वाटर होता है इसके अंदर क्या प्रोटॉन्स होंगे, तो ये जो न्यूट्रॉन्स हैं और ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन है, ये ऑर्डिनरी वाटर का प्रोटॉन है, तो ये पर्टिकुलर क्या करेगा, इसके साथ में इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करता है, ठीक है बच्चों। इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करता है तो नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन तो यहाँ रुक जाएगा लेकिन प्रोटॉन चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ध्यान से देखिए, एनिलिएट मीन्स अवशोषित कर रहा है ये, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन तो अंदर जो ऑर्डिनरी वाटर के अंदर जाके रुक गया। अब ऑर्डिनरी वाटर के अंदर जो प्रोटॉन था इसने इलास्टिक कोलिजन करके अपनी जो वेलोसिटी है वो उसको दे दी, मास दोनों का लगभग बराबर ही होता है, बात समझ में आ रही है। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो ये कर लेता है, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व नहीं करवाना, अपने को उसको थोड़ा स्लोली मूव करवाना है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। आगे चलें 37 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एमिटेड बाय द नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेडियो पदार्थ द्वारा उत्सर्जित नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय विकिरणें, 2 प्रोटॉन के आवेश करने, न्यूट्रॉन कभी भी उत्सर्जित नहीं होता, ठीक है बच्चों, न्यूट्रॉन कभी भी उत्सर्जित नहीं होता। व्हेन TH 228 and 90, ठीक है, गेट कन्वर्टेड इनटू Bi 21283, देन द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड विल रेस्पेक्टिवली बी, ठीक है। तो TH आपको लेना है 228, ये 90, ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, Bi 212 और 83, ठीक है बच्चों। तो जो आपके मास जो नंबर है उसमें कितना चेंज हुआ 212, तो ये आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है।
16 का चेंज हुआ मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल जो है 4 और 2 लेके चला जाता है, तो मीन्स 4 अल्फ़ा पार्टिकल हो गए, ठीक है। लेकिन इस अल्फ़ा पार्टिकल के कारण जो आपके एटॉमिक नंबर है उसके अंदर कितना चेंज होगा, उसके अंदर होगा एटॉमिक नंबर के अंदर चेंज होगा 8 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 83, तो मीन्स एक बीटा पार्टिकल भी यहाँ से निकला होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए यदि 4 आपने अल्फ़ा पार्टिकल निकाल दिए तो होना क्या चाहिए था 212 Bi82, क्योंकि 8 का चेंज आएगा यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर में 8 का चेंज आएगा, मास नंबर में 4 का चेंज आएगा, एक अल्फ़ा कण के कारण 4 निकलेंगे तो 16 का चेंज अपने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 82 होना चाहिए था, लेकिन यह क्या है 83, इसका मीन्स एक बीटा पार्टिकल भी निकल रहा होगा, तो सेकंड विल बी योर आंसर। देखिए बच्चों, रेडियो एक्टिव डिके दे रखा है अपने को, इन रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट इज फाउंड एट द काउंट रे रिड्यूस फॉर्म। 1024 से काउंट रेज रिड्यूस हो रही है 128, ठीक है। तो आई थिंक 1/8 टाइम्स ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है, क्योंकि यदि आप इसमें 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली अपना तो 1/8 टाइम्स, तो कितने हाफ लाइफ इसने बिता लिए हैं, तो आई थिंक 1/2 की पावर 3, तो ये हाफ लाइफ इसने 3 हाफ लाइफ इसने बिता लिए, मतलब 3 हाफ लाइफ इसके अंदर हो चुकी है, ठीक है। तो 3 हाफ लाइफ यदि 3 मिनट की है तो एक हाफ लाइफ कितनी होगी 1 मिनट, ठीक है बच्चों। तो हाफ लाइफ इसकी कितनी आ जाएगी 1 मिनट। ईजी था, सिंपल, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, डायरेक्ट निकालने का ट्राई किया है। अब देखिए, इफ़ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल रिमेन्स 25% आफ्टर 16 डेज देन इट्स हाफ लाइफ विल बी, ठीक है। कितने परसेंट बचा, मतलब 1/4 बचा है वो, ठीक है बच्चों। तो 1/4 बचा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले वो 1 था, एक हाफ लाइफ 1/2, सेकेंड हाफ लाइफ 1/4, ये बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक हाफ लाइफ तो इसने यहाँ बिता ली, दूसरी हाफ लाइफ इसने यहाँ बिता ली, दोनों हाफ लाइफ का टोटल टाइम कितना है 16 डेज, तो 1 हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी 8 डेज, तो 8 दिन आपके पास आंसर। 41 द काउंट रेट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सोर्स एट t = 0 वाज दिस, ठीक है, t = 8, इट वाज 100 काउंट्स, ठीक है। द काउंट रेट एट t = 6 सेकेंड इज, अब देखिए 8 के अंदर इसके पास कितना हो गया, t = 8 सेकेंड के पास इसके पास हो रहा है 100, ठीक है। तो मतलब ये 16 टाइम्स रिड्यूस हो गया, 16 टाइम्स ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो 16 टाइम्स रिड्यूस हुआ है, तो 1/2 की पावर में क्या कर सकता हूँ 4, ठीक है। मीन्स 4 हाफ लाइफ इसने बिता ली, 4 हाफ लाइफ इसकी हो चुकी है, ठीक है। 4 हाफ लाइफ 8 सेकेंड में हो चुकी है, तो एक हाफ लाइफ में कितना होगा, एक हाफ लाइफ के अंदर कितना होगा बच्चों, एक हाफ लाइफ में कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे 3 हाफ लाइफ इसकी हो चुकी होगी, ठीक है, 3 हाफ लाइफ इसकी हो चुकी होगी। तो 3 हाफ लाइफ डायरेक्टली 1600 अपॉन में 2 की पावर 3 कर दीजिए, कितना बचेगा देखिए, यह आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 200 काउंट पर सेकेंड, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ सैंपल इज R1 एट ए टाइम T1 एंड R2 एट ए टाइम T2, ठीक है बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है। R1 जो है इक्वल टू लैम्डा n1 और R2 जो है इक्वल टू लैम्डा n2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे n1 क्या आ जाएगा R1 बाय लैम्डा और n2 क्या आ जाएगा R2 बाय लैम्डा, ठीक है बच्चों। डेल्टा n निकालना है, तो n1 माइनस n2 इक्वल टू R1 माइनस R2 बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होता है बच्चों 0.693 अपॉन में हाफ लाइफ, तो 0.693 इंटू हाफ लाइफ, तो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डेल्टा n इज प्रोपोर्शनल R1 माइनस R2 इंटू में t, ठीक है बच्चों। आगे चलें। 43 द रेडियो एक्टिव सैंपल एट इंस्टेंट हैज़ इट्स डिसइंटीग्रेशन रेट 5000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, ठीक है, सारा मिनट में जाना है देखो, तो 5000 पर मिनट, ठीक है। द रेट इज़ 1250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट आफ्टर 5 मिनट, ठीक है बच्चों, आफ्टर 5 मिनट की बात कर रहा है ये। तो इनिशियली ये लेके चल रहा है 5000 और आफ्टर 5 मिनट से लेके चलेगा e की पावर माइनस लैम्डा टी। डिसइंटीग्रेशन कितना हो रहा है इसका, ये हो जाएगा आपके पास 1/4, ठीक है बच्चों, e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये 4 की पावर -1 में लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस लैम्डा टी, लॉग ले लीजिए तो -1 ln,
ठीक है, -1 ln, सॉरी ये देखिए ये आ जाएगा 4 की पावर -1 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, अब लॉग ले लीजिए दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा -ln 2 की पावर 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, 2 इधर आ जाएगा, ln 2 लैम्डा टी। अब ये जो टी है, टी यहाँ पे कितना दे रखा है 5 मिनट, 5 यहाँ ले आइए, तो ln 2/5 इक्वल टू टी, सॉरी लैम्डा, क्या जाएगा लैम्डा, लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0.4 ln 2। पास समझ में आ गई बच्चों। ये अपने पास 1250 बचे थे, ये अपने पास इनिशियल थे, और e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, 5 सेकेंड मैंने डायरेक्टली रख दिया, और लैम्डा से एक रिलेशन मेरे को पर्टिकुलर निकालना क्या था, 6 नियतांक डीके कांस्टेंट निकालना था, तो मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली। यहाँ पे मैंने, आप पूछोगे 1/4 की पावर 4 - 1 क्यों लिखा, उसका रीज़न ये था बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 4 है, 1 लिखा हुआ है, जब भी मैं ln यहाँ पे लूँगा तो ये 4 की पावर -1 की फॉर्म के अंदर ही आएगा, और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है ना, पावर आगे आ जाती है, फिर 4 जो होगा वो 2 की पावर 2 बन जाएगा, फिर 2 भी आगे आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 2 भी आगे आ जाएगा, फिर 5 मिनट के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चलें। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, फोर्थ एकदम ईजी थ्योरेटिकल, नेचर ऑफ एलिमेंट, and 5 each fission of uranium 92 235 energy of 200 mega electron volt is released. How many act of fission must occur per second to produce a power of 1 kilowatt? ठीक है बच्चों, पावर क्या है, एनर्जी अपॉन में टाइम। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ फिशन रिएक्शन मेरे को चाहिए, तो नंबर ऑफ फिशन रिएक्शन पर सेकेंड की जब मैं बात करूँगा तो पावर मेरे को कितनी चाहिए 1000 वाट, और अपॉन के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है 200 इंटू में 10⁻6 मेगा दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.1 इंटू 10⁻13 आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट विल बी योर आंसर। चलिए बच्चों, आई होप सिंथेसिस का ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो। यदि ये पसंद आ रहा है तो जितना लाइक शेयर आप करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।